Namaskar, Salam, Sat Sri Akal, and a very good morning. Once again, welcome you to Sporting Angels Educational Spectrum. This is the 11th episode of Azadi Kahani, Angels की जुबानी. This episode is being presented by Sporting Angels Educational Spectrum and AMG Bhakti. जी हाँ, मैं प्रेरणा एंजल्स परिवार की तरफ से आज़ादी की कहानी एंजल्स की ज़ुबानी 11 संस्करण में स्वागत करती हूँ। पिछले संस्करण में हमने बात की किस तरह से दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका बढ़ती जा रही थी। हिटलर ने यूरोप जीतने के बाद रूस पर हमला कर दिया। यस सर, दूसरी ओर जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे भी तो हमला किया। यस सर, इसके बाद यह युद्ध सच्चे अर्थों में विश्व युद्ध में बदल गया। जर्मनी के हमले ने युद्ध की सीमाएं पूर्व की तरफ बढ़ा दी। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि युद्ध को दोनों तरफ खोलना ये बहुत बड़ी गलती भी थी। पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ एक साथ युद्ध लड़ना ये एक तरह से गलती थी। अच्छा, अगर उधर हम देखें तो अमेरिका अब तक केवल मददगार था, सीधा युद्ध में नहीं उतरा था। लेकिन अब पर्ल हार्बर पे हमला हो चुका तो अमेरिका को खुद युद्ध में उतरना पड़ा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं रह गया। और फिर इधर अगर आप देखें तो जापान जिस तेजी से सिंगापुर की तरफ बढ़ता जा रहा था, और फिर क्यों भूल जाते हैं कि आगे तो जीतने के बाद भारत के भी ईस्टर्न सेक्टर तक आ गया था। तो ये बहुत ही चिंता का विषय था और इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चर्चिल जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनसे बात करी कि आपको तुरंत भारतीय नेताओं से बात करने की ज़रूरत है, उनको आज़ादी का एश्योरेंस दीजिए और उनसे सहायता मांगिए। सर, क्या ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका की यह सलाह मान ली? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ब्रिटिश सरकार उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की उपेक्षा नहीं कर सकती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में, अपने रुख में कुछ बदलाव करना पड़ा। तो सर, क्या ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को रिहा कर दिया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एकदम से सबको रिहा नहीं किया। उन्होंने पहले जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को जेल से रिहा किया। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के रुख को देखना चाहती थी कि उनका रुख क्या रहता है। अब जेल से रिहा करने के बाद क्या वो अब धीरे धीरे अन्य नेताओं को भी छोड़ने से क्या वो साथ देंगे। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे नेताओं को भी उन्होंने छोड़ दिया। उस तरफ एक और नेता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो उस समय उन्होंने अनशन कर दिया और वहाँ उनकी भी हालत, वो अभी तक जेल में ही थे, उनकी हालत वहाँ बिगड़ने लग गई। और इस तरह से सरकार को बिना शर्त नेताजी को भी छोड़ना पड़ा। हमने उसके बाद आगे भी डिस्कस किया था किस तरह से उन्होंने यहाँ से एस्केप किया, किस तरह से वहाँ जा कर के उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी रास बिहारी के साथ। तो वो सारी बातें तो हैं ही, हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। सर, मुझे याद है आपने बताया था नेताजी अफगानिस्तान के रास्ते होकर जर्मनी पहुंचे और वहां हिटलर से मिले। हाँ सर, वो वहाँ से इटली भी तो गए।
तो हाँ सर, वो इटली में मोसोलिनी से मिले। हाँ, इटली में वो मुसोलिनी से भी मिले, बिल्कुल सही बात है। और वहाँ से उनको आश्वासन मिला कि भाई हाँ, हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। और उन्होंने वहाँ पर हिंद संघ, आज़ाद हिंद संघ, और बाद में आकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी। 1941 में उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना करने के बाद नवंबर के महीने में, और जो प्रचार किया वो जापान और जर्मनी से किया। और तो फिर उनको पता चल गया होगा कि नेताजी कहाँ है। हाँ, लोगों को पता चल गया। और मौलाना आज़ाद लिखते हैं अपने लेख में एक जगह पे कि जर्मनी और जापान से जो प्रचार शुरू हुआ, तो अब अंग्रेजों में एक डर पैदा हो गया कि अब दोनों तरफ से वो दबाव में थे। देखिए, एक तरफ से कांग्रेस का अंदर से दबाव था, और ईस्ट की तरफ से अब एक और दूसरे तरह का दबाव हो गया, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज जो है वो संपर्क में थी जर्मनी और जापान के। तो अब अंग्रेजों को ये भी लगने लगा कि अगर ईस्ट की तरफ से अगर जीतते जीतते जापान यहाँ तक पहुँच गया तो फिर पूरा नक्शा बदल जाएगा युद्ध का। तो इस तरह से अब वो बड़े दबाव में थे, और इतना दबाव था, एक कारण ये भी था कि उनको कांग्रेस से अब बात करनी पड़ी। तो सर, आपने ये भी तो बताया था जो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, बाद में उसके अध्यक्ष नेताजी को बना दिया। हाँ, वो बात है बैंकॉक सम्मेलन की। बैंकॉक सम्मेलन में आज़ाद हिंद संघ का जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता तो रास बिहारी बोस ने ही की। उसके बाद सम्मेलन में ही उन्होंने प्रस्ताव रख दिया और फिर उसकी अध्यक्षता दे दी नेताजी को। और फिर नेताजी ने अध्यक्ष बनने के बाद आज़ाद हिंद संघ का नाम भी बदल करके आज़ाद हिंद फौज कर दिया, और उसे पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज भी किया। इस तरह से केवल यही नहीं, इस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस से ये निवेदन तो किया ही किया, उन्होंने शाही सरकार जो थी जापान की उससे भी निवेदन किया कि हमारी हेल्प की जाए, हमारी पूरी सहायता कीजिए, और नेताजी के नेतृत्व में आप हमें सहायता दीजिए। और सहायता करी, और उसका ये परिणाम हुआ कि ईस्ट में जीतते जीतते, देखिए जब रंगून भी जीत लिया गया तब ब्रिटिशर्स के हाथ पैर फूल गए। और अब तो चर्चिल ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस का समर्थन किसी भी शर्त पे लेने को तैयार है, बस समर्थन कर दीजिए, आप जो कहोगे हम सारी बातें मान लेंगे। और इस तरह से अब भारत के जो वैधानिक रुकावटें थी वो रास्ता क्लियर हो गया। स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत में भेज दिया गया, और अब शुरू हुआ युद्ध काल में मंत्रिमंडल के सदस्य थे ये क्रिप्स। और क्रिप्स जो है वो भारतीयों से काफ़ी ठीक ठाक बात किया करते, भारतीय उनको अपना शुभचिंतक समझते थे। और क्रिप्स के आने से ही लोगों को लग गया कि हाँ, अब कुछ होने वाला है। 22 मार्च 1942 को हमने बात करी थी, क्रिप्स यहाँ पहुँचे थे, और वो करीब 20 दिन तक भारतीय नेताओं से बात करते रहे। और उसके बाद क्योंकि वो समाजवादी थे और बहुत सारे भारत के नेताओं से उनकी दोस्ती थी, तो इस तरह से सबको आशाएं हो गई। लेकिन गांधी कुछ और कह रहे थे। गांधी कह रहे थे कि ये वो चेक है
ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी एक्चुअली उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे और ये फेल होने जा रहा है। तो सर क्या गांधी जी का शक सही निकला? हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो बाद में कह दिया ना कि भाई हमें तो अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखना है, और वो इसके पर्दे के पीछे बड़ा खेल करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक दल का ही प्रभाव संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर ले वो, ऐसा तो देखिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के बाद तो जवाहरलाल नेहरू ने फिर कहा था कि ये जो मेरे पुराने ये शैतान का वकील बन के आए हैं, ऐसा बोला था उन्होंने क्रिप्स के लिए। क्योंकि देखिए वो किसी भी तरह से विभाजन के दरवाजे खोलना चाह रहे थे हमारे देश में, और ये कांग्रेस को या किसी भी भारतीय को ये मंजूर नहीं था। तो इस तरह से अब धीरे धीरे गांधी जी के विचारों में भी थोड़ी तल्खी आने लगी थी। वही तो टाइम था, मैं बता चुका हूँ, जब उन्होंने ये कहा कि करो या मरो, है ना। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग फर्स्ट। तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा वतन, ओ जीवन अपना सारा वतन। कूद पड़े हम हैं समर में, बांध कर अपने सिर पर कफन, ओ बांध कर अपने सिर पर कफन। चाहे जितने डायर आए लेकिन हम न डरेंगे, लहराएंगे हम परचम। गदर पार्टी वाले हम हैं दीवाने, अभिनव भारत वाले हम हैं अफसाने। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए फांसी चढ़ेंगे, तू है मेरा प्यारा वतन, ओ तू है मेरा प्यारा वतन।
Gandhi ji was left from, he was released from prison in May 1944 on health grounds. He was not keeping well. And the war, the World War was also coming to a close in Europe. And this was the time when, do you remember, the new viceroy had come here, Wavell. Lord Wavell thought of ending the deadlock between Congress and Muslim League, right? So a conference was convened at Simla on 25th June 1945. That was the reason it was convened in Simla. गर्मी को थोड़ा कम करने के लिए, गर्मी को कम करने की आजकल के इलेक्शन में भी बात होती है, उस समय वोवल ने भी कहा था to keep the temperatures low, we are calling this conference at Simla, right? This conference Was that conference successful in bringing the solution acceptable to both Congress as well as Muslim League? Yes, it's a good question. Was this conference successful? No. The answer is the conference failed. It could not find a solution acceptable to both Congress as well as Muslim League. In the meantime, in Britain, general elections were held. Churchill lost and Labour Party won the election. Mr. Attlee became the Prime Minister. On 26 July 1945, he took over the power as the Prime Minister of Britain. The government decided to send a mission consisted of 3 members. Sir, may I name the 3 members? Yes, why not? Huh. Sir, Stafford Cripps, Yes. A.B. Alexander, Yes, and Patrick Lawrence. Pethick Lawrence. So, the 3 members were Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps, and A.V. Alexander. Sir, did cabinet mission accept demand for Pakistan? No, the cabinet mission did not accept demand for Pakistan. Instead, it put forward a proposal to form a federation including both British India as well as princely states, right? And the cabinet mission recommended the formation of an interim government at the center. Apart from interim government, it also recommended the formation of constituent assembly so that the constitution could be framed. The cabinet mission plan, Was the cabinet mission plan accepted by both the Congress and the Muslim League? yes, the cabinet mission plan was accepted by both. Meanwhile, arrangements to elect the constituent assembly went ahead and Congress won by overwhelming majority. From this point onwards, the Muslim League decided to withdraw its support. See, earlier Muslim League had agreed, but seeing such a good majority for the Congress in the Constituent Assembly, they withdrew. And not only that, they withdrew and they also decided to restore to direct action. Sir, what was the direct action? Yes, it's a good question. See, a call was given by Muslim League that we will not participate and we will go opposite. We will have direct action. We will take action whatever Muslim League says. Hence, onwards, or you may say from the given date, that is 16th of August
1946, it was the day fixed for direct action plan. So, on 14th August 1946, when Nehru was invited by the Viceroy to form an interim government, Muslim League fixed 16 August as direct action day. The action meant to put pressure on the government for the formation of Pakistan. This was direct action, right? Could you understand? And in Calcutta, this day began with a dreadful activity. There were stabbing, killings, arson, loot on large scale, and the communal violence spread. This was the time when every citizen of India was worried about India's future. And how could the Mahatma be away from such an activity? So Mahatma Gandhi decided to go to Calcutta. On 9th December 1946, the first meeting of the Constituent Assembly was held under the presidency of Dr. Rajendra Prasad. Within 2 months, even less than 2 months of the interim government taking over. Do you remember? The interim government took over on 2nd September 1946. See, the Muslim League joined the interim government, but later, having seen the overwhelming majority of Congress in the Constituent Assembly, they withdrew their acceptance of joining the Constituent Assembly. They did not join it. So, the Constituent Assembly, the first meeting itself, in one sense or more, was not so fruitful, considering the fact that the Muslim League had withdrawn. Otherwise, the work of framing up the Constitution of India had started. दिसंबर 1946 में जिस इमारत को बनाने की तामिश शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह जल्द ही बंद कर दिया गया, मगर आजाद भारत का अपना आयन बनाने का सपना न कभी दबा था न कभी हारा था। जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की आवाज़ तेज होती गई, तो संविधान बनाने की आवाज़ भी और तेज होती गई। मास एक्शन के डर से ब्रिटिश सरकार तुरंत मान गई और पंडित नेहरू के हिंदुस्तान वापस लौटते ही भारत का आईन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मिलना तय हुआ। On 20th February 1947, the British Prime Minister, Mr. Attlee, declared that British would quit India before June 1948, right? And then the new Viceroy of India took over for the transfer of the power in March 1947. He was Lord Mountbatten, right? But Muslim League kept pressing for the demand of Pakistan. And this was the reason the riots which started from Bengal spread to Punjab and other parts of the country. And situation was deteriorating with every passing day. And then on 3rd June
1947, the Prime Minister of Britain, Mr. Attlee, he declared the partition plan. Now, the partition could not be avoided, it was paramount now. And a separate Pakistan was to be created now with the northwest frontier. Then Punjab was to be divided. East Punjab would remain with India, west with the Pakistan. Same division was to be done with Bengal. In Bengal, west was to be with India and east would go to Pakistan. And then of course Sindh. Right? So this was agreed upon. The Congress also accepted the partition plan, although they were very reluctant, but in the hope that it would end to the communal violence. To put an end to the communal violence, they accepted the plan. And thus, the further framing of the constitution now was to be continued without Muslim League, right? But of course, others slowly and steadily, the provinces, they started joining, and all the members, say 298 it was, they all joined later. So we shall discuss how the constitution was framed. To my audience, I would request, you have been very helpful to us. In fact, you have been a guiding force for us. You have been sending your messages through your telephonic calls. You have been guiding us. Please keep guiding. Please keep in touch, and we really would go accordingly. We would accordingly keep changing. Like last time, somebody suggested that when we end up the episode, we should again recap all the major points. So when we say goodbye to all of you, we are leaving you with the main points which we have covered up so far. I would request you and you to go through the main points. Important dates: 1939 Forward Bloc formed, 1939 Second World War, 1940 August Offer, 1942 Cripps Mission arrives in India, 1942 Quit India Movement, 1942 Formation of Indian National Army, 1946 Cabinet Mission, 15 August 1947 India became independent. Yes. Important points. The Bihar Socialist Party was formed in 1931 by J.P. Narayan and Phulan Prasad Verma. In 1928, the revolutionaries formed the Hindustan Socialist Republic Army, HSRA. The main leaders of HSRA were Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh. On 8 April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw 2 bombs in the Central Legislative Assembly. In November 1927, the British government appointed the Simon Commission under the chairmanship of Sir John Simon. The Simon Commission was to inquire into the working of the Government of Indian Act of 1919 and suggest new reforms. In December 1929, Congress passed a resolution demanding Pune Swaraj for India. The Congress launched the civil disobedience movement in 1930 under the leadership of Gandhiji. Yes. Mahatma Gandhi launched the Salt Satyagraha movement on 12 March 1930. The first roundtable conference failed because, in the absence of Congress, no agreement could be made on constitutional charges. Gandhiji was totally against a separate electorate for the depressed classes. The Congress was against the use of Indian resources in the World War. 6 Stafford Cripps, a member of British cabinet, arrived in India in March 1942.
He said that Indians could form their own government, but they would remain under the control of British Empire. Both the Congress and the Muslim League rejected the proposal of the Cripps Mission. On 14 July 1942, the Congress Working Committee passed a Quit India resolution at Walda. On the recommendation of the Cabinet Mission, an interim government was formed on 2nd September 1946. In July 1947, the Indian Independence Bill was passed.